हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडीज एंड आरबीआई ग्रेड बी के नोटिफिकेशन के सरप्राइज के बाद प्रिपरेशन तो आपकी स्टार्ट हो गई होगी। हमने अलग अलग एंगल में आपके साथ बातचीत भी की है और अब ज़्यादा स्ट्रैटेजीज और ज़्यादा बाकी चीज़ों पे काम करने से अच्छा पढ़ाई स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर द प्रिपरेशन इज जनरल अवेयरनेस का प्रीवियस ईयर पेपर। हम आपके साथ दो पेपर डिस्कस करेंगे। 2025 का भी पेपर डिस्कस होगा, 2025 का, 2024 का भी पेपर डिस्कस होगा। आज 2025 के पेपर की बात करेंगे। देखो, जीए के पेपर में व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड, फ्रॉम व्हिच टॉपिक दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, किसका वेटेज ज्यादा था, किसका वेटेज कम था, ऑल दोस थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस। एट द सेम टाइम सारे 80 क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, अब सारे 80 क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यूए, रीजनिंग या इंग्लिश का पेपर नहीं है कि यू आर गोइंग टू सॉल्व द सम, यू आर गोइंग टू सॉल्व द पजल। GA is a very simple factor. Everything is mostly depending on the current affairs. Okay, so we will see what type of questions they have asked. So which type of questions can get repeated? ये भी मैं आपको बता दूंगा। मोस्टली करंट अफेयर्स तो रिपीट नहीं होता, पर उस टाइप के क्वेश्चंस, उस टाइप के न्यूज से ओरिएंटेड क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं। सो ऑल दोस थिंग्स वी विल टॉक इन दिस पर्टिकुलर सेशन। गाइस, जब हम बात करते हैं लास्ट ईयर के पेपर की या लास्ट ईयर के हमारे आरबीआई ग्रेड बी का जो पेपर आया था उसकी, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ऑब्वियसली बाकी तो सारी चीजें मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल देखने को मिलता है। काफी लोगों ने कहा कि डिफिकल्ट है, अनकन्वेंशनल पेपर आया था, ये वो बड़े बड़े वर्ड्स। कोई अनकन्वेंशनल पेपर नहीं था, के पेपर कन्वेंशनल ही था। के प्रॉब्लम ये है कि आप अनकन्वेंशनल चीजें पढ़ रहे थे, आप मिसगाइडेड चीजें पढ़ रहे थे, एंड देन इट बिकम द अनकन्वेंशनल फॉर यू। के ये सबसे बड़ी गलती होती है। पेपर को ब्लेम नहीं कर सकते, अपने पढ़ाई को ध्यान देना। देखो, ये ना फेज 1 का जीए का पेपर, ये फेज 2 का पेपर नहीं है। फेज 2 में हम समझ सकते हैं कि भाई ईएसआई ओरिएंटेड करंट अफेयर्स, फाइनेंस ओरिएंटेड करंट अफेयर्स। जब आप फेज 1 का प्रिपरेशन करते हो तो फेज 1 के प्रिपरेशन में इतना डिटेल में वो लोग नहीं जाते हैं। दे बेसिकली आज जनरल क्वेश्चंस। एक साल पूछ लिया उन्होंने काफी डिफिकल्ट सवाल, तो वही लेके, वही रोना धोना लेके अगर हम सारे साल पढ़ाई करेंगे तो कोई सेंस नहीं बनता। इतनी समझ हम में होनी चाहिए कि ये फेज 1 है, जीए का पेपर है, एंड क्वेश्चंस इवन इवन जिस साल पेपर डिफिकल्ट आया था उस साल भी ऐसा था कि जिसने जनरल करंट अफेयर्स या जनरल एकदम नॉर्मल बेसिक चीजें पढ़ी है वो भी कट ऑफ क्लियर कर पाया था। और हमारा एम कट ऑफ क्लियर करना है, हमें कोई टॉपर नहीं बनना है फेज 1 के पेपर में, तो ये बात याद रखिएगा। तो कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल पेपर नहीं था, पेपर कन्वेंशनल था। हमारी पढ़ाई जो थी वो थोड़ी अनकन्वेंशनल हो गई थी और यही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर्स के लिंकेजेस, स्टैटिक जीके, इंटरनेशनल रिपोर्ट इंडाइसेस, करंट अफेयर्स ऑफ द लास्ट 6 मंथ्स, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस बेस्ड क्वेश्चंस, यही बेसिकली मैक्सिमम पूछे गए थे और इसी के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन थे और यही यूजुअली पूछा जाता है। फेज 2 है जहां पे आपको फाइनेंस करंट अफेयर्स के ऊपर वेटेज बहुत हेवी रहेगा। पीआईबी और ईएसआई बेस्ड करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत हेवी रहेगा। ऐसा नहीं कि यहां नहीं पूछेंगे, यहां पे भी पूछेंगे, पर वेटेज काफी कम रहेगा क्योंकि ये एक स्क्रूटिनी बेस्ड फेज 1 का पेपर होता है। वो आपको समझना बहुत जरूरी है। अब एक बार देख लेते, कट ऑफ की अगर बात करें तो काफी हाई कट ऑफ गया था, और हाई कट ऑफ अगर जा रहा है तो एक बात समझ लेना, पेपर स्टूडेंट्स के लिए इजी था। अगर स्टूडेंट्स के लिए पेपर डिफिकल्ट है तो कट ऑफ आपका लो जाएगा। कट ऑफ अगर हाई जा रहा है इसका मतलब देयर आर सो मेनी पीपल हु felt very comfortable solving this paper, who felt very comfortable to clear this paper because their focus was very clear, might be your focus was not that clear। तो ये एक फैक्टर यहां पे बनता है। okay, now phase 1 specific GA मैंने क्लियरली मेंशन किया है, फेज 1 स्पेसिफिक जीए जिसका वेटेज सबसे ज्यादा था। अगर आपने यहां पे 26 में से 26 भी सॉल्व कर लिए, कट ऑफ तो वैसे ही क्लियर हो रहा है, पर 26 में से 26 सॉल्व करना तो पॉसिबल नहीं है। पर स्टैटिक भी इसी करंट ओरिएंटेड था। सेम चीज अगर हम बात करें आरबीआई नोटिफिकेशन रिपोर्ट, फेज 1 में डिटेल में नहीं पूछते यार, बहुत सिंपल पूछते, बहुत आसान पूछते। अननेसेसरली उसको इतना डिटेल में हम स्टडी करते, अननेसेसरली इतना डिटेल में हम उसको पढ़ते हैं तो थोड़ा सा यहां दिक्कत जाती, थोड़ी सी यहां पे प्रॉब्लम जाती है। ओके, तो इसे बहुत आसानी से पढ़िए। ऑफ कोर्स फेज 2 के लिए डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, फेज 2 के लिए एनालिसिस अभी अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आप दोनों एंगल में अभी पढ़ रहे हो तो बिल्कुल बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, हमेशा ये एक्सेप्टेबल होगा, हमेशा ये फोकस में रहेगा। पर अगर आप सिर्फ फेज 1 को टारगेट कर रहे हो तो आरबीआई नोटिफिकेशन रिपोर्ट को एटलीस्ट ऊपर ऊपर पढ़ा तो भी चलेगा फेज 1 के लिए। फेज 2 के लिए ऑब्वियसली डिटेल में जाना पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ईएसआई करंट अफेयर्स पढ़िए,
पर वो ये जो रिसेंटली एकदम रिसेंटली न्यूज में चल रहा है, एकदम रिसेंटली गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, सिर्फ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फेज 1 के लिए कोई जरूरत नहीं डिटेल में जाने की, ऊपर ऊपर हाइलाइट्स भी पढ़ लिए तो भी इनफ रहेगा। फेज 2 के लिए ऑफकोर्स रिक्वायरमेंट होती है। अब जो स्टूडेंट्स फेज 1 फेज 2 दोनों को ध्यान में रखते हुए पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई शुरू रखिए, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। जिनकी नींद अभी खुली है नोटिफिकेशन के, उस टेंडर नोटिफिकेशन के बाद, वो लोग दोनों चीजें बैलेंस करके नहीं चल पाएंगे। आपको किसी एक चीज को थोड़ा तवज्जो देना पड़ेगा, थोड़ा फोकस में रखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ओके, सो दैट विल बी द मेजर फैक्टर। सो जैसे मैंने कहा 26 क्वेश्चंस फर्स्ट इन न्यूज, डिफेंस, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इसका वेटेज काफी हेवी था। ओके, सो जैसे फेज 2 ओवरलैपिंग जो क्वेश्चंस थे, वो फेज 2 ओवरलैपिंग क्वेश्चंस, ईएसआई वाला करंट अफेयर्स, फिनेंस वाला करंट अफेयर्स, आरबीआई वाला नोटिफिकेशन, तो ये ऑफकोर्स फेज 2 ओवरलैपिंग वाला पार्ट होता है। स्टैटिक की बात करें तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखा है। 2021-2022 की अगर बात करें तो 12-12 क्वेश्चन से 2025 में यहाँ पे 14 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। पर ये स्टैटिक क्वेश्चंस को मैं बोनस पॉइंट्स इसलिए कहता हूं बिकॉज ये करंट ओरिएंटेड ही होते हैं। करंट का रेफरेंस लेके ही स्टैटिक वाला क्वेश्चन यूजुअली बनता है। तो अगर आपका करंट बेसिक जनरल करंट अफेयर्स अगर आपका सही है तो आपको यहां पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो ये फैक्टर यहां पे रहेगा। ठीक है, अब करंट अफेयर्स 6 to 8 मंथ्स। इस साल मैं कहूंगा कि आपने जैन से पढ़ना शुरू किया तो भी चलेगा। अब जिनके पास वक्त की कमी है, जो वर्किंग है, वक्त की कमी है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाए थे, प्लानिंग करने से पहले ही नोटिफिकेशन आ गया, आप लोग फेब से पढ़िए। आपके पास वक्त कम है, हमें कट ऑफ क्लियर करना है। जिनके पास वक्त है कि आप बिल्कुल जैन से हाथ लगाना शुरू करो, क्योंकि सीन ऐसा है कि आपके पास वक्त है, फेज 2 का भी थोड़ा सा फोकस रख देंगे ना हम, हमारे लिए अच्छा रहेगा। कि जिनके पास वक्त कम है, जो वर्किंग है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा था, आप फेब से लगाए, क्योंकि हमारी पहली प्रायोरिटी हमें फेज 1 क्लियर करना है। और जिनके पास वक्त है, हम दोनों प्रायोरिटीज को साथ में लेके चल सकते हैं। इसीलिए मैं ये 2 अलग अलग मंथ बोल रहा हूं। आलस मत करना यार, प्लीज आलस मत करना। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर बहुत बड़ा करंट अफेयर्स है, इतना कैसे याद रहेगा, इतना कैसे करना पड़ेगा। पहले समझना चाहिए था ना, ये सब कुछ पहले समझना चाहिए था। अभी तक क्यों टाइम पास कर रहे थे? अभी तक कहां था आपका फोकस? पहले से रेगुलरली करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर। करंट अफेयर्स हेवी होता ही है यार, इस साल की बात नहीं, हर साल हेवी ही होता है। एग्जाम दिसंबर में आती, एग्जाम नवंबर में आती, एग्जाम जैन में आती, कभी भी आती, सिचुएशन वही रहती है, करंट अफेयर्स हेवी ही होता है। के इसीलिए तो डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, इसलिए तो कवर करते, कि इसलिए तो हम लेक्चर हर रोज सुबह 7 बजे लेते हैं कि यार बाद में टेंशन ना आए, बाद में प्रेशर ना आए, क्योंकि पढ़ते रहते, सुन रहे थे, न्यूज दिमाग में जा रही थी, हमारे कानों पे जा रही थी, तो हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग तो उसके बारे में है। यही उसके पीछे रीजन होता है। बट एनीवेज ये फैक्टर ध्यान रखना दोस्तों। हमारी बाय द वे क्वेश्चंस अभी 80 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पर 80 क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले विनर्स बैच, जो हमारी क्रैश कोर्स बैच है, उसकी शुरुआत फ्राइडे से हो रही है। और इस क्रैश कोर्स बैच में हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। फेज 1 फेज 2 दोनों के सब्जेक्ट्स आपके लिए कवर किए जाएंगे। साथ में ओपी सर का मेंटरशिप भी यहाँ पे आपको मिलेगा। सो यू कैन गो थ्रू दिस, इस बैच से आप गो थ्रू कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब शुरू करते हैं हमारे आज के इस पेपर के डिस्कशन को। देखो 80 क्वेश्चंस है, ऑब्वियसली इट विल टेक ह्यूज टाइम, बट यहां पे हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्यूए रीजनिंग इंग्लिश तो है नहीं। हमें सिर्फ ये देखना कि भाई कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। जो पीडीएफ यहां पे आपको दिख रहा है, ये पीडीएफ ऑलरेडी हमारे ऐप पे अवेलेबल है। तो हमारे ऐप पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इसका पीडीएफ ऑलरेडी, क्वेश्चंस का पीडीएफ अवेलेबल है, वहां से आप आराम से गो थ्रू कर सकते हो। अब देखिएगा, Who was the first Indian to win the Pulitzer Prize? ये स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है, पर करंट ओरिएंटेशन में। पुलित्जर प्राइज ये राइटर्स को मिलता है, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस प्राइज है, राइटर्स को मिलता है। और गोविंद बहरी लाल सर 1937 में पहले भारतीय है जिनको ये अवार्ड मिला। बाकी भी सबको अवार्ड मिल चुका है कि इस कैटेगरी के अंदर। सो बट ही वाज द फर्स्ट इंडियन हु गॉट द अवार्ड। ऑब्वियसली अमर्त्य सेन साहब इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते, अमर्त्य सेन साहब इकोनॉमिस्ट है, उनको छोड़ के बाकी सबको ये अवार्ड मिल चुका है। तो ये करंट ओरिएंटेशन का स्टैटिक क्वेश्चन था। तो करंट में पुलित्जर प्राइज चल रहा था, उसको इंडियन एंगल में ये क्वेश्चन पूछा गया। नाउ हाउ फ्रीक्वेंटली द सी ड्रैगन डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्टेड। अब अलग अलग एक्सरसाइजेस होती रहती है। अभी रिसेंटली भी हमारा इजिप्ट के साथ साइक्लोन हुआ, उसके बाद 10 लीक हमारा रिसेंटली कंडक्ट किया गया। तो ये अलग अलग एक्सरसाइजेस जो होती है उसी के एंगल में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सी ड्रैगन नाम की एक्सरसाइज है जो एनुअली कंडक्ट की जाती है।
इंडो पैसिफिक रीजन में। अब यहां पे कंट्रीज देखिएगा, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, तो ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। कुछ एक्सरसाइजेस बायलैटरल होती है जहां पे केवल 2 कंट्रीज होगी, यहां पे मल्टीलैटरल है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। हाँ, बाय द वे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, वो वीडियो 40 क्वेश्चंस का ही हमने बनाया था, क्योंकि बाकी का हम और लेके आने वाले थे और लेके आएंगे। उसमें मैंने सब कुछ बता दिया कि भाई हमने ये क्वेश्चंस या इस टॉपिक के ऊपर कहां पे बात की हुई है। हम डेली करंट अफेयर्स में तो इसके बारे में डिस्कस करते ही थे, पर एग्जाम के पहले से जो मैराथन हम लेते थे, उन मैराथन्स के अंदर भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है उस वीडियो का, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी उस वीडियो को सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर जीए का जो हमने पढ़ाया वही आया के, सो उसी ओरिएंटेड आपको दिख जाएगा। अब एफआईडी वुमेन्स ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट, वैशाली रमेश बाबू, ये मैम फिर से एक बार न्यूज में, बिकॉज इन्होंने कैंडिडेट नाम का जो टूर्नामेंट है वो जीता है। अब कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने के बाद अब ये चैंपियनशिप के लिए जाएगी, तो इस साल की जो महिलाओं की चैंपियनशिप है उसमें फाइनलिस्ट हो चुकी है, बिकॉज शी वन द कैंडिडेट टूर्नामेंट। सो इस साल भी वो न्यूज में है और शायद इस बार भी ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। चेस प्लेयर 95 ग्रैंड मास्टर्स हमारे देश में आज के डेट में है, रिसेंटली 95th ग्रैंड मास्टर कोलकाता के घोष बाबू बने हैं। Now, which of the following country is not among the top 5 of IMD World Competitiveness Ranking published by International Institute of Management and Development? ये IMD कॉम्पिटेटिव रैंकिंग है, इसमें इंडिया की रैंक नहीं पूछी है, इन्होंने पूछा कि टॉप 5 में कौन सी कंट्री नहीं आती। कॉम्पिटेटिव इकोनॉमीज की बात हो रही है। अब देखिए, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, डेनमार्क, यूएस इस लिस्ट के अंदर टॉप 5 के अंदर नहीं आता। कॉम्पिटेटिव इकोनॉमी का मतलब है जिसका इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बढ़िया है, गवर्नमेंट एफिशिएंट है, बिजनेस एफिशिएंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, बिजनेस करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी के इमोशन हर्ट नहीं होते, इमोशन हर्ट हो गए तो कोई आपके इस पे 10-15 लोग लेके तोड़फोड़ करने नहीं आता है, कि सब कुछ बढ़िया चलता है, कोई फालतू की पंगे आपके देश में नहीं होते, बिजनेस इज बिजनेस, इस तरीके से काम होता है और बड़ी बढ़िया से एनवायरनमेंट बनता है, तो उसे कॉम्पिटेटिव इकोनॉमी कहते हैं। इसमें यूएस की यहां पे बात नहीं की गई है, अगर टॉप 5 कंट्रीज की हम इस केस में बात करें। अगेन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ये जो सेशन हम देख रहे हैं, इस सेशन में जो भी क्वेश्चंस या जो भी आपको दिख रहा है, इसको एज इट इज याद मत करना। या कुछ लोग ये भी करते हैं कि लास्ट टाइम ये पूछा था, चलो इसी सर्वे को अभी पढ़ते हैं, लास्ट टाइम पेपर कब था, अब तुम्हारा पेपर कब है। लास्ट टाइम जब पेपर था उसके पहले पहले ये न्यूज चर्चा में चल रही थी, अब जब तुम्हारा पेपर है तो उसके पहले कौन सी न्यूज चल रही वो पढ़ो। अगर आप ये दिमाग में लेके चल रहे हो कि लेट्स सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन, कुछ लोग कहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर पेपर मैंने सॉल्व किया, मुझे 80 में से बस 20 ही मार्क मिले तो मैं तो क्लियर नहीं कर पाऊंगा। भाई लास्ट ईयर का जीए का पेपर उस साल के करंट अफेयर्स के हिसाब से था, तुम्हें 20 मिल गए वही बहुत है, शायद नहीं मिले क्योंकि तुमने लास्ट ईयर करंट अफेयर्स कैसे पढ़ लिया। अगर पढ़ा हुआ होगा तो ठीक है, बट आप फ्रेश प्रिपरेशन कर रहे हो और लास्ट ईयर का पेपर जीए का सॉल्व करके अपने आप को जज कर रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, क्योंकि जीए का पेपर करंट अफेयर्स बेस्ड ज्यादा होता है। स्टैटिक वाले क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे ये स्टैटिक वाला क्वेश्चन हमारे पास है कि आरबीआई में कितने डिपार्टमेंट्स आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक वाले सॉल्व करें तो ठीक है। बट प्रीवियस ईयर पेपर हम जीए का इसलिए देखते हैं कि भाई उससे हम सीखे किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, किस टाइप की न्यूज हमें पढ़नी है, सेम न्यूज पढ़ना है ऐसा किसी ने नहीं बोला हुआ है। What is observed trend in India's performance across the subcomponents of the Human Development Index in the latest report? Okay, now the India's performance across the subcomponents of Human Development HDI की बात होती है। HDI के अंदर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं कि इसमें इंडिया का इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैग्नेशन इन इनकम ये देखने को मिला। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो इनकम वाला फैक्टर आता है, यहां पे स्टैग्नेंसी है। एजुकेशन और हेल्थ मींस लिविंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज अबाउट द हेल्थ, एजुकेशन, इसमें इंडिया काफी बेटर ग्रो कर रहा है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस कंसेप्ट को दिया जाता है, ये फैक्टर याद रखेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, When was the corporate social responsibility implemented in the India under the Companies Act? CSR, बहुत सारी कंपनी CSR करती है, ये भी स्टैटिक वाला क्वेश्चन है, ऑब्वियसली करंट का रेफरेंस लेके, बिकॉज करंट में न्यूज चलती रहती है CSR को लेके, तो CSR के मामले में विच थिंग इज देयर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अगर इसकी हम बात करें तो अप्रैल 1 2014 में इंडिया में CSR के रूल्स को ऑफिशियली इंप्लीमेंट किया गया था। कि तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट आप यहाँ देख सकते हो, नेटवर्थ 500 करोड़
टर्नओवर 1000 करोड़, नेट प्रॉफिट 5 करोड़। ये फैक्टर्स कुछ मेंशन किए गए हैं CSR के पर्पस के लिए। मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाऊंगा। इन विच ईयर वॉज द नीति आयोग एस्टैब्लिश रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन? के नीति आयोग कब क्रिएट किया गया? नीति आयोग तो ऑलमोस्ट हर दिन न्यूज में रहता है। तो 2015 1 जनवरी 2015 वी क्रिएटेड नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करते उसे लाया गया। नीति आयोग इज ऑलवेज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके सीईओ होते हैं, फिलहाल निधि छिब्बर मैम सीईओ के तौर पे काम कर रही है, और इसके डेप्यूटी चेयरपर्सन भी रहेंगे, वाइस चेयरपर्सन सुमन बेरी सर फिलहाल काम कर रहे हैं। सारे स्टेट्स के सीएम भी नीति आयोग में देखने को मिलेंगे। नीति आयोग इज अ थिंक टैंक। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल्स। नोवाक जोकोविच ने इस टाइटल को जीता। नोवाक जोकोविच दुनिया के सबसे सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर्स में आते हैं। रॉजर फेडरर, राफेल नडाल से भी ज्यादा ग्रैंड स्लैम्स इन्होंने जीते हुए। फिलहाल कार्लोस अल्कराज साहब इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए बन सकता है। Now, who has been appointed as a president of the Confederation of Indian Industries, CII? Okay, so राजीव मेमानी सर। अभी रिसेंटली फिक्की की बात चल रही थी, फिक्की वॉज इन न्यूज, NASSCOM फाउंडेशन वॉज इन न्यूज। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस के न्यू रिक्रूटमेंट्स को लेके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, हु सर्व्स द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च? CSIR की बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। के देखो, जहां जहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये बाय डिफॉल्ट हेड बन जाते हैं, वो क्वेश्चन बनता है। के तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बाय डिफॉल्ट प्रेसिडेंट ये हमेशा पीएम रहेंगे। बेसिकली ये सारा डिपार्टमेंट बाय डिफॉल्ट पीएम के पास ही आता है, बट पीएम डे टू डे वर्क इसका हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए किसी ना किसी मिनिस्टर को अपॉइंट कर देते हैं उनके अंडर काम करने के लिए। बट अदरवाइज दिस डिपार्टमेंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स अथॉरिटी ओनली। नाउ फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, अब ये आ गया आरबीआई वाला क्वेश्चन के। सो क्वालिटी डायमेंशन को लेके एक्सेस द फॉर्मल बैंकिंग चैनल। सो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की यूजुअली बात होती है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के अंदर एक्सेस, यूसेज, क्वालिटी, ये 3 इंडिकेटर्स हमारे पास आते हैं। और इन्हीं 3 इंडिकेटर्स में से सवाल पूछा गया था रिगार्डिंग द क्वालिटी डायमेंशन। सो एक्सेस टू द पीपल इन दैट वे, सॉरी, एक्सेस टू द फॉर्मल बैंकिंग चैनल, इस एंगल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नाउ ये आरबीआई ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये काइंड ऑफ अ स्टैटिक था पर करंट का रेफरेंस लेके। Which of the following countries not correctly match with its ranking by the geographical area? Okay, geographical area, सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? USA is not the largest country, the largest country of the world is Russia। अगर हम geographical area की बात करें, USA 3rd नंबर पे आता है, ब्राजील 5th नंबर पे, इंडिया 7th नंबर पे आपको देखने को मिलेगा, चाइना इज एट द 4th नंबर। So in that way the rankings are there. So USA is not the largest country. The largest country की अगर बात की जाए तो वो आपको रशिया इस केस में देखने को मिलेगी। ठीक है, सो ये एक फैक्टर यहां पे ध्यान रखेगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे था रिगार्डिंग व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च इन सितंबर फॉर द इंटीग्रेटेड हेल्थ ऑफ वुमेन इन इंडिया। के स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के। अब ये क्वेश्चंस है हमारे स्कीम्स या किसी इनिशिएटिव ओरिएंटेड। अब आप देखिए, स्कीम्स को लेकर डिटेल में सवाल पूछा नहीं जा रहा है। के दे आर नॉट आस्किंग मच डिटेल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और डिटेल में पूछ भी लिया तो थोड़ा बजट पूछ लेंगे, 2-3 मेन पॉइंटर्स पूछ लेंगे, जो ना कभी कैबिनेट की अनाउंसमेंट होती है। कैबिनेट के अनाउंसमेंट में आपने कभी देखा होगा कि पीआईबी कैबिनेट के अनाउंसमेंट का एक सिंपल सा फोटो या एक सिंपल सा इंफोग्राफिक्स पब्लिश करती है। वो इंफोग्राफिक्स में जितनी इंफॉर्मेशन है उतनी भी आपने पढ़ ली तो भी चलेगा, फालतू में एक्स्ट्रा डिटेल में घुसने में टाइम वेस्ट मत करना। आपने इंफोग्राफिक्स की बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ ली तो भी आपके लिए इनफ रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। इन विच ईयर MiG-21 एयरक्राफ्ट कमीशनड इनटू इंडियन एयरफोर्स? इंडियन, क्योंकि मिग प्लेन्स जो है के सुखोई प्लेन्स, मिग प्लेन्स, इन सबको हम रिप्लेस करते जा रहे हैं। कि नाउ राफेल प्लेन्स आर देयर, तेजस प्लेन्स आर देयर। तो 1963 में हमने सोवियत यूनियन से इन प्लेन्स को इंट्रोड्यूस किया था कि, और उन्हीं प्लेन्स की यहां पे बात की गई थी, क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे? मैं अपने करंट अफेयर्स के लेक्चर में, स्पेशली एमसीक्यू वाले सेशन में, इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर बातचीत करता हूं, इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर डिस्कशन करता हूं। और बहुत सारे लोग कहते हैं सर क्यों फालतू में पढ़ाते हो, नहीं पढ़ना है। मैं नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, पर एग्जाम में पूछा जाता है। अब कौन सा डे पूछेंगे
ये गारंटी नहीं है, बट एक आध क्वेश्चन देखने को मिलता है और मोस्टली क्वेश्चन थीम को लेके आता है, और वही सवाल लास्ट टाइम भी देखने को मिला था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ जाएंगे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10th ऑफ अक्टूबर को बेसिकली हम सेलिब्रेट करते हैं। मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। भारतीयों को भी यह समझना बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट को तो पता है, कॉमन लोगों को समझना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 25 ऑफ नवंबर को वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ये भी एक मेजर फैक्टर है जिसके बारे में सवाल पूछा गया था। के आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी? किरण देसाई साहब की ये बुक है, और किरण देसाई की ये जो बुक है ये मैन बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी, गॉट द अवार्ड ऑल्सो। अनीता देसाई जो बड़ी फेमस राइटर है, उन्हीं की बेटी है किरण देसाई, एंड बोथ द मदर एंड डॉटर देयर अमेजिंग राइटर्स। मैन बुकर प्राइज के लिए दोनों के दोनों बड़े फेमस रहे। सो क्वेश्चन उसके एंगल में भी तो राइटर्स और उनके बुक्स को लेके भी सवाल एग्जाम में आता है। Which of the following countries are the members of European Free Trade Association? Because India का negotiation उस टाइम पे चल रहा था कि यूरोपियन यूनियन के साथ तो चल ही रहा था, नो डाउट, वो हमने सक्सेसफुली निगोशिएट कर लिया। उसके अलावा यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जिसमें 4 कंट्रीज आती है, आइसलैंड, लिंकनस्टाइन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, इनके बारे में ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था कि आएगा, और ये मैराथन सेशन के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द खरीफ फॉरेज क्रॉप? के तो पर्ल मिलेट बाजरा की बात करेंगे। अब ये स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है। अब बहुत लोगों ने कहा कि सर नाबार्ड जैसा क्वेश्चन पूछ लिया था। नाबार्ड जैसा क्वेश्चन नहीं है यार, बेसिकली एमएसपी की बातें होती रहती है, बेसिकली नॉर्मल पेमेंट सिस्टम की बातें होती रहती है, तो उसी के एंगल में ये क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement is correct about the annual report of Ministry of Agriculture? Okay, एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अभी तो नहीं है, अभी तो आपको पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली ये रिपोर्ट बहुत रिसेंटली पब्लिश किया गया था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेट सॉन एरिया इंडिया में कितना है एंड टोटल अंडर द शुगर केन कल्टीवेशन कितना है? के ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नहीं होता, ये एग्रीकल्चर सीजन्स के हिसाब से बेसिकली प्रेजेंट करते हैं। सो इस बार तो टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं रहेगी, बट हाँ, समटाइम्स दे डू आस्क सच काइंड ऑफ करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन। Now, which of the following schemes are the part of the skill development ecosystem in India? Skill development के लिए जन शिक्षण संस्थान, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वन ऑफ द प्राइम स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। तो कौन से सिस्टम की कौन सी स्कीम्स है या कौन से डिपार्टमेंट की कौन सी स्कीम है, ये क्वेश्चन भी देखने को मिला था। गाइस इसका जो पूरा डिटेलिंग है, अब मैंने जैसे कहा था कि इसका पीडीएफ ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। बट अगेन जीए के प्रीवियस ईयर पेपर में सिर्फ एक आइडिया ले लीजिएगा, ज्यादा वक्त जैसे हम क्यूए, रीजनिंग या इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर में काफी बढ़िया तरीके से टाइम डालते हो, डालना भी चाहिए वहां पे, क्योंकि वहां पे रिक्वायरमेंट वैसी होती है। जीए में आप एक आइडिया ले लीजिए और अपनी प्रिपरेशन की तरफ जाइए, ज्यादा बेटर रहेगा। Who signed the agreement with Infosys for cross border transaction Mastercard? अभी जैसे मैंने कहा कि Infosys ने रिसेंटली कार्लोस अल्कराज साहब के साथ टाई अप किया है, टोपाज नाम का एआई टूल है Infosys का, उसे प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट की तरफ आते हैं। Now the next question, 25th. Which of the following daily consumptions article was GST rate made nil in 22nd of September? 22nd of September was a very important time frame because GST के सारे स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया था। 4 ब्रैकेट्स हमारे जीएसटी के रेट्स को लेके थे, उसको 2 ब्रैकेट्स में और एक स्पेशल ब्रैकेट ऑफ 40% हमने इंट्रोड्यूस किया था। तो क्वेश्चन पनीर को लेके पूछा गया था कि भाई इसका सीन क्या है, तो इसमें क्या चीजें आती है। तो हमने 5, 12, 18, 28 से हम 2% के ऊपर बेसिकली लैंड अप किए थे, तो ये एक मेजर फैक्टर है, और स्पेशल ऑफ 40%। के आगे बढ़ते हैं। Which sustainable development goal is related to quality of education? ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ऑब्वियसली करंट में चलता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने दिए, बाय 2030 इनको हमें इंप्लीमेंट करना है। तो एसडीजी नंबर 4 इज फॉर द एजुकेशन, तो इसके लिए इसको क्रिएट किया गया। बाकी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम यहाँ पे मेंशन किए। सो वन ऑफ द वेरी इजी फैक्टर 17 गोल्स है, और ये ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अलग अलग गोल्स को लेके इन्होंने पहले भी सवाल पूछे हुए हैं।
Now, which of the following become the first Indian state to issue ID cards to the self-help group? Self-help group को ID cards, एक स्पेसिफिक ID कार्ड, जैसे हमारे देश में सर्टन सेक्टर से एग्रीकल्चर के लिए, फार्मर्स के लिए भी हमने फार्मर आईडी वाला कंसेप्ट लॉन्च किया, एग्री स्टैक से जुड़ा हुआ, कि हमने बैटरीज के लिए सेपरेट एक नंबर लॉन्च किया जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली बैटरीज है। वैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए तमिलनाडु द फर्स्ट स्टेट हु स्टार्टेड दैट, एमके स्टालिन गवर्नमेंट वहां पे काम कर रही थी उस टाइम पे। Now, which of the following organization received Guinness World Record for the most life insurance policy sold in 24 hours? LIC को अवार्ड मिला। LIC ने अभी अपना नया ऐप लॉन्च किया है। ओके, सो दो ऐप लॉन्च किए, एक कस्टमर्स के लिए और एक एजेंट्स के लिए। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इन्फोसिस ने कहा था कि आने वाले 2 साल में वो कंप्लीटली डिजिटलाइज करेंगे और उसके लिए उनको इन्फोसिस मदद कर रही है। 1956 में इस कंपनी को क्रिएट किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ जाते हैं। Consider the following statement regarding small finance bank. Small finance bank, again a static question regarding small finance bank. Small finance banks can accept all types of deposits, FD, RD, savings, current. के स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये लोन भी दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इनको। इनका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट 60% कर दिया, पहले यहाँ पे 75% की यूजुअली बात होती थी। एंड मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक इज 200 करोड़, ये भी नया रूल है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को अभी कन्वर्ट कर दिया गया है एंड दैट बैंक इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू नाउ द यूनिवर्सल बैंक के। 1 साल लगेगा कंप्लीट ट्रांजिशन के लिए। फिलहाल 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है बिकॉज फिनो पेमेंट बैंक को भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करने की प्रोसीजर स्टार्ट हो चुकी है। जी मैं आगे बढ़ता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च आरबीआईज ई रूपी के? सो पेटीएम लॉन्चेस दिस ई रूपी, डिजिटल रूपी वाला सीबीडीसी वाला कंसेप्ट है, पेटीएम ने सबसे पहले लॉन्च किया। तो ये आरबीआई ओरिएंटेड न्यूज यहां पे आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 31, विच रेगुलेटरी बॉडी ओवरसीज वेंचर कैपिटल फंड्स इन इंडिया? इंडिया में वेंचर कैपिटल फंड्स के ऊपर सेबी। अभी फिलहाल अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में हमने कुछ चेंजेस किए, स्पेशली सोशल स्टॉक एक्सचेंज के एंगल में लिमिट हमने काफी रिड्यूस कर दी है। तो वैसे कुछ सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ये वेंचर कैपिटल फंड, ये एआईएफ का ही पार्ट है और सेबी उसको रेगुलेट करती है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ जाते हैं। 32 वाज बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, बीएसबीडी अकाउंट की बात करते हैं। और बीएसबीडी अकाउंट में डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मिनिमम बैलेंस। यस, सही बात है कि 0 रुपीज के अकाउंट बनते हैं। बीएसबीडी अकाउंट्स के होल्डर कैन चेक बुक फैसिलिटी मैंडेटरीली, के मैंडेटरीली हम लोग नहीं कह सकते कि बैंक को देना तो देगा, मैंडेटरी नहीं है, के कंपलसरी नहीं है। देयर इज अ लिमिट ऑन द नंबर ऑफ विड्रॉल्स ऑफ बीएसबीडी अकाउंट, बिल्कुल सही बात है। बीएसबीडी अकाउंट ऑफर्ड ओनली बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, ऐसा नहीं है, बाकी भी दे सकती है। एंड एलिजिबल फॉर एटीएम्स एंड द डेबिट कार्ड्स, बिल्कुल सही पॉइंट यहां पे है कि एटीएम डेबिट, क्रेडिट कार्ड की बात नहीं, एटीएम डेबिट कार्ड की बात करेंगे। बीएसबीडी अकाउंट जैसे जनधन के अकाउंट 0 रुपीज के बनते हैं, वो गवर्नमेंट स्कीम के अंदर बन रहे, बैंक अपने साइड से भी बीएसबीडी अकाउंट्स प्रोवाइड कर सकती है। तो यही फैक्टर यहां पे मेंशन किया गया है। जी आगे बढ़ते हैं। Where was the Women's Hockey Asia Cup 2025 held? It was held in China. इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेके शायद क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि इस साल फुटबॉल वर्ल्ड कप होना है। 3 कंट्रीज मिलकर ऑर्गेनाइज कर रही है, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। तो वो भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए डेफिनेटली बन सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। अगेन मैं रिपीट करता हूं, इन प्रीवियस ईयर न्यूज को लेके इमोशनल मत होते बैठना, उस प्रीवियस ईयर न्यूज का पूरा डेटा मत निकालते बैठना। हमने यहां पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है, बट दैट डजंट मीन यू नीड टू रीड एवरीथिंग। इस साल के करंट अफेयर्स की तरफ ध्यान दीजिएगा। हाउ मेनी पिलर्स आर देयर फॉर फ्री एआई फ्रेमवर्क लॉन्च बाय इंडिया फॉर इथिकल एआई गवर्नेंस? 4 पिलर्स की यूजुअली बात की जाती है, इंक्लूसिविटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये 4 कोर पिलर्स है जिनके बारे में यहां पे बात की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ जाते हैं। रेटिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन इंक रिसेंटली अपग्रेड इंडियाज लॉन्ग टर्म सोवेरियन क्रेडिट रेटिंग, द एजेंसी बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये लास्ट टाइम 100% लगा था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बिकॉज R&I काफी चर्चा में चल रही थी और इन्होंने इंडिया के सोवरियन लॉन्ग टर्म क्रेडिट को इंक्रीज कर दिया, जिससे जापानीज इन्वेस्टमेंट काफी ह्यूज तरीके से इंक्रीज हुए थे। सो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था जो आ गया कि नाउ ग्रीन क्लाइमेट फंड अप्रूव 200 मिलियन फॉर इंडियन ग्रीन फाइनेंस फैसिलिटी
दिस इज बिलोंग्स टू विच ऑर्गेनाइजेशन, अनदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इस बार भी एनवायरमेंट ओरिएंटेड एक नया क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि जैसे अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आया है कि इंडिया का फॉरेस्ट का कार्बन कंजम्पशन कैपेसिटी डबल हो जाएगा 2100 तक। यस, इट विल टेक सम टाइम बट इट विल गेट, सो पॉजिटिव एंगल है एशियन डेवलपमेंट बैंक। हम एनवायरमेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने वाले थे पर हमने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया और इस बार ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस इंडिया में और कॉड की कॉन्फ्रेंस इंडिया में ऑर्गेनाइज की जाएगी। Which of the following are the qualitative tools used by RBI for controlling money supply in the economy? Okay, so which of the following qualitative tools? Quantitative और qualitative ऐसे दो tools हमारे पास होते हैं, तो यहां पे बात जो हो रही है वो qualitative tools की हो रही है। So 1, 2 and 4 की बात करेंगे। क्वालिटेटिव के क्वांटिटेटिव में ऑफ कोर्स रेपो रेट आपका क्वांटिटेटिव के अंदर आ जाएगा के, या फिर हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन आपका क्वांटिटेटिव में आएगा। क्वालिटेटिव टूल्स की बात यहां पे की जा रही थी, तो ये बड़ा स्टैटिक और बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ऑलमोस्ट सारे सीरियस स्टूडेंट्स ने इसे सही मार्क किया था। What are the enhanced UPI transaction limit for RBI guidelines 2025? 2 लाख फॉर जनरल, 5 लाख फॉर द हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। अभी इससे भी बढ़ा के 10 लाख तक हम लोग लेके गए हैं। के सो लिमिट्स आर इंक्रीजिंग, पर किसके लिए? फॉर पर्सन टू मर्चेंट के लिए। फॉर फ्यू थिंग्स वी रीच अप टू द 10 lakhs, नॉट फॉर ऑल, फॉर फ्यू थिंग्स। के ये भी फैक्टर ध्यान रखना। तो न्यू लिमिट्स को लेके सवाल एग्जाम में आते हैं। यूपीआई एवरीवन नोज एनपीसीआई ने लॉन्च किया। अब ये ध्यान दीजिएगा, द टियर ऑफ यूसीबी के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड मैक्सिमम हाउसिंग लोन लिमिट के, तो ये क्वेश्चन था विच वाज एक्चुअली अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो यहां पे जो आंसर है वो आपका टियर 1 75 lakhs, टियर 2 1 करोड़ 40 lakhs एंड टियर 3 and 4 यहाँ पे 200 lakhs की यहाँ पे करेक्ट मैचिंग। मैक्सिमम हाउसिंग लोन लिमिट की बात की है कि यूसीबी का लिमिट है कि नॉट द सिटीज, अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिमिट्स को लेके यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। Since 2024, RBI has stopped issuing new license for which type of bank? अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लिए उन्होंने लाइसेंस दिया नहीं और बाद में दे डिसाइडेड कि वी विल मेक सम चेंजेस इन दिस कैटेगरी। तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चंस है और बचे हुए 40 क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पर उसके पहले एक चीज की तरफ ध्यान दीजिएगा। हमारी विनर्स बैच जो है उसकी शुरुआत हो रही है, क्रैश कोर्स बैच है। इस बैच में भी आप एनरोल कर सकते हो, उसके लिए कूपन कोड आपके सामने है PUSHPA, ये ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे फेज 1 फेज 2 सब कुछ कवर होगा। सारे नोट्स, सारी डेडिकेटेड फैकल्टीज अवेलेबल रहेगी, मेंटरशिप सेशन फैकल्टी के साथ। इसके अलावा ओपी अग्रवाल सर के साथ भी आप जुड़ सकते हो, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो जाते हैं बाकी बचे हुए 40 क्वेश्चंस के तरफ। बाकी बचे हुए 40 क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41, जी हाँ, as per the RBI's guidelines, what is the net worth requirement for entity applying to become the payment aggregator? के 15 करोड़ is the requirement। ये obviously current RBI न्यूज वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहां से बनता है, ऐसा बनता है। ओके, which one of the following countries has more than one capital city? साउथ अफ्रीका 3 सिटीज की यूजुअली बात होती है क्योंकि उनका प्रेटोरिया में एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, ब्लोएम फाउंटेन में जुडिशियल कैपिटल है, केप टाउन के अंदर लेजिस्लेटिव कैपिटल है। के तो अलग अलग कंट्रीज को अलग अलग कैपिटल, मल्टीपल कैपिटल्स रखते ताकि सारी चीजें बैलेंस आउट हो। इंडिया में भी ये डिस्कशन एक जमाने में हुआ था बट बाद में एज यूजुअल हम भूल गए। Where is the headquarter of the Geological Survey of India? Again, कोलकाता में। Geological Survey of India is one of the very premier organization, 1851 में बनाया गया, काफी पुराना है और काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो थोड़ा स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था बट करंट ओरिएंटेशन में इसे सवाल पूछा गया था। जी, क्वेश्चन नंबर 44, द ऑल इंडिया डेट इन्वेस्टमेंट सर्वे इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? NSO। ये सर्वेस को लेके ऐसे सवाल आते हैं कि भाई ये सर्वे कौन प्रेजेंट करता है, ये सवाल ऐसा आता है। NSO, नीति आयोग और RBI के सर्वेस के नाम थोड़े बहुत पता होने चाहिए। सर्वे आपने करंट वाला डिटेल में फेज 1 के लिए नहीं पढ़ा चलेगा बट एटलीस्ट यू शुड नो द बेसिक इंफॉर्मेशन। द FEPA इनिशिएटिव इज एम्ड एट इंप्रूविंग फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग? तो यहां पे एडल्ट पॉपुलेशंस की बात करेंगे तो ये सर्वे फार्मर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, आशा वर्कर्स, इसके एंगल में ये सर्वे क्रिएट किया गया था। तो इसी की यहां पे बात होती है। फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम अवेयरनेस रिपोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने,
The abbreviation AERB, the E stands for, okay, it's a atomic energy regulatory body. लास्ट टाइम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात बड़ी चल रही थी, इस साल भी हमने शांति बिल अभी मींस 2025 में वैसे हमने क्रिएट किया, पर वो रिसेंट ही है हमारी इस एग्जाम के लिए। तो न्यूक्लियर को लेके या एटॉमिक को लेके बातचीत तो डेफिनेटली हो सकती है। हमने फ्रांस के साथ भी इसके बारे में डिस्कशंस रिसेंटली की है। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक और क्वेश्चन, एमओयू डज नॉट सपोर्ट द विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्लाइमेट एक्शन को सपोर्ट नहीं करेगा बिकॉज फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है, राइस ट्रेड की बात हो रही है के, सो जीरो हंगर आएगा, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन प्रोडक्शन की बात होगी, पार्टनरशिप क्योंकि दूसरे कंट्री के साथ हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी के लिए चीजें प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, और ऑब्वियसली अगर खाना वाना सब कुछ रहे तो पॉवर्टी ऑटोमेटिकली एलिवेट होगी। क्लाइमेट एक्शन इज नॉट द और वाज नॉट द मेन एम बिहाइंड दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 48 के तरफ जाते हैं। Which of the following is not the part of abbreviation S3YS developed by the government of India? के स्पीड, अब इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, सिक्योर स्केलेबल सुगम्य वेबसाइट एज अ सर्विस। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने वेबसाइट एज अ सर्विस कंसेप्ट लॉन्च किया है और उसी के अंदर ये फुल फॉर्म पूछा गया था, जिसमें स्पीड नहीं था। ये काफी लोगों को डिफिकल्ट वाला सवाल गया था। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर द पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? ये न्यूज में चलते रहता है कि आएगा, ये कुछ दिनों बाद इसकी चर्चाएं होती रहेगी, मोस्टली जून या जुलाई के आसपास ये न्यूज में चलते रहता है। तो आपके फेज 1 में तो आने के चांसेस इस साल कम है, पर यू नेवर नो, थोड़ा स्टैटिक वाला ही पूछ लिए तो। सो एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, फतेहपुर सिकरी, ये हमारी कुछ साइट्स है जो फिलहाल इंक्लूडेड है इनटू आवर यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट, ये ध्यान रखेगा कि सो द डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट सिनारियोज। एक बार कमेंट सेक्शन में डालना, मुझे बताना कि हाउ मेनी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स आर इन इंडिया। वैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऑलरेडी मैंने मेंशन करवा दिया है। आगे बताओ, विच एडिशनल नोबेल प्राइज वाज इंट्रोड्यूस इन 1968 एंड दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वाला जो है वो ओरिजिनली नहीं था कि वो उनकी जो सेंट्रल बैंक है उसने अपना एक अवार्ड शुरू किया था, उस अवार्ड को अल्फ्रेड नोबेल साहब की याद में शुरू किया गया, बाद में उन्होंने इकोनॉमिक्स के नोबेल के अंदर इंक्लूड किया। तो ये करंट ओरिएंटेशन में एक स्टैटिक टाइप का सवाल आपके लिए था। क्वेश्चन नंबर 51, कॉकरैली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये आती रहती है, अभी इसकी शुरुआत हो जाएगी। अभी आपको मई जून के आसपास कुछ न्यूज आते हुए दिखाई देगी कॉकरैली साइमंड्स को लेके, और इनका एक रिपोर्ट नहीं आता, इनके अलग अलग रिपोर्ट आते हैं, मैनेजमेंट के लिए अलग, फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए अलग, यूनिवर्सिटी के लिए अलग, नॉर्मल कॉलेजेस के लिए अलग। सो आईआईटी दिल्ली ये हमारे देश का नहीं है, कॉकरैली साइमंड इज अ यूके बेस्ड इंस्टीट्यूशन, उसका ये रिपोर्ट था कि ये फैक्टर ध्यान रखेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। इंडिया फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो इथेनॉल प्लांट, आजकल बायो इथेनॉल बहुत चल रहा है, हम इथेनॉल 20 की बात कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते बिकॉज उसके लिए नए रूल्स रेगुलेशंस मेंशन किए। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद तो इसके ऊपर काफी बातें, काफी डिस्कशंस फिलहाल चल रहे हैं। आगे बताओ, what is the name of the world's first tri service the circumnavigation sailing expedition flagged off by the Mumbai in September 2025? तो समुद्र प्रदक्षिणा, ये फेमस कंसेप्ट है, अगेन करंट ओरिएंटेड था, ट्राई सर्विस सर्कमनेविगेशन, पूरे दुनिया को बाय शिप जाना, ये फैक्टर इसके पीछे मेंशन किया गया था। ओके, चलो मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। In which of the following options do all the mountain peaks belong to the same country? यहाँ पे माउंट कैमेट, नंदा देवी एंड कांचनजंगा की बात करेंगे। ये आपको नेपाल के अंदर दिखने वाले तीनों के तीनों, बेसिकली इंडिया नेपाल एंड ये जो बॉर्डर है इंडिया नेपाल वाली बॉर्डर, उस एरिया में मोस्टली आपको ये दिखाई देगा कि, और तीनों के तीनों आपको इंडिया के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट बाम्बू बेस्ड, मेरे ख्याल से क्वेश्चन रिपीट हो गया, आसाम वाला के, यस, व्हाट इज द डेली एग्रीगेट यूपीआई लिमिट मार्केट एज द लेटेस्ट आरबीआई गाइडलाइंस? मैंने कहा था 10 लाख वाला, तो यही वो क्वेश्चन है 10 लाख वाला जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके,
चलो थोड़ा सा फटाफट हम निपटा देते हैं आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा रिलीज बाय आरबीआई ऑन द डेली बेसिस एज एलएफ एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो एंड कॉल वेट मनी एवरेज रेट के, ये आपको डेली बेसिस पे डेटा देखने को मिलेगा। कॉल मनी इज ओवरनाइट, ओवरनाइट की बात होती है, ओवरनाइट जो मनी ट्रांजेक्शन है उसके एंगल में ये डेटा हम यूजुअली प्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 के तरफ आते हैं। अंडर आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम 2020 द ऑम्बुड्समैन कैन अपॉइंट अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी इयर्स फॉर 3 इयर्स। अब नए ऑम्बुड्समैन स्कीम का भी चर्चा होगी, उसके ऊपर भी सवाल 2025 के एंगल में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, Basel III framework is applicable to which of the following entities regulated by Reserve Bank of India के, तो यहां पे ऑल स्केड्यूल कमर्शियल बैंक, उसके लिए हम लोग इसे इंप्लीमेंट करते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ जाते हैं। ऑन विच प्लैनेट इज द लार्जेस्ट वोल्केनो सोलर सिस्टम ओलंपस मून लोकेटेड। ये क्वेश्चन ऑफकोर्स थोड़ा सा डिफिकल्ट काफी लोगों के लिए था के, तो मार्स इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट 20 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी मैं निपटा देता हूं। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्राई सर्विस सर्कम नेविगेशन के, समुद्र प्रदक्षिणा, जिसके बारे में सवाल पूछा गया था, थोड़ा सा अलग एंगल में यहां पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज पीयूष गोयल सर्व्ड इन के, so he served in, right now he's a commerce minister of India, but he was a railway minister, he was a consumer affair, food public distribution, he was a coal minister also for brief period of time, he also handled finance ministry and presented budget as a finance minister जब अरुण जेटली साहब को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। जी आगे बढ़ते हैं। एज पर द आरबीआई सर्कुलर व्हाट इज द बैलेंस रिक्वायरमेंट टारगेट प्रिस्क्राइब अंडर डिफरेंशियल रेट इंटरेस्ट स्कीम, तो 1% टोटल एडवांस ऑफ द बैंक। अगेन ये आरबीआई इन न्यूज वाला क्वेश्चन आपके सामने है। जी आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज आर एलिजिबल टू कंडक्ट बिजनेस अंडर सरफेसी एक्ट, सो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टैटिक क्वेश्चन है। एनपीए रिकवर करने के लिए सरफेसी एक्ट हमने क्रिएट किया और एआरसीज एनपीए रिकवर करने के लिए बैंकों को हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 65, रिवर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री, ये बड़ा ही स्टैटिक क्वेश्चन है, ये काफी लोगों ने सॉल्व नहीं किया, और ये क्योंकि जियोग्राफी के एंगल में हम इतनी पढ़ाई या इतना फोकस हम लोग नहीं रखते, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वाज नाइल, ऑब्वियसली अफ्रीका सब लोग जानते हैं कि। देन अमेजॉन की बात करेंगे तो ये आपका साउथ यस अमेरिका के अंदर आता है अमेजॉन, ब्राजील एंड ऑल दैट एरिया। थेम्स की बात करेंगे तो यूके वी ऑल नो, एंड एंग्जे इज फ्रॉम द चाइना। सो 1 वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ जाता हूं मैं। जी हाँ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शंस हुए थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, तो उसी के मामले में क्वेश्चन यहां पे था। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वाइस प्रेसिडेंट एज अ both house of the members of the both houses के, द अब्सेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, डेप्यूटी चेयरमैन रहते, हरिवंश साहब को भी वापस एक बार रीअपॉइंट किया गया एज अ डेप्यूटी चेयरपर्सन, एंड वाइस प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर द री-इलेक्शन। एब्सोल्यूट राइट। सीपी राधाकृष्णन सर फिलहाल हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हरिवंश राय साहब, हरिवंश सर ये डेप्यूटी चेयरमैन है, ठीक है, ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ आप कर दोगे और इशू वहां हो जाएगा। ISRO established in which year and who was the first chairperson? Obviously विक्रम साराभाई, 1969 में ISRO को एस्टैब्लिश किया गया। क्वेश्चन नंबर 68, which of the following statement correct about India's performance in global innovation index? इंडिया के परफॉर्मेंस की बात हो रही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के लिए, और यस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 की बात करेंगे के। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया रिटेन द पोजीशन टोटल 50 ग्लोबली के, रैंक 40th अमॉन्ग 132 कंट्रीज एंड हाईएस्ट सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1, 2 एंड 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ जाएंगे। द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डॉक्टर राजीव बहल सर के, सो ये अपॉइंटमेंट्स को लेके तो क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, तो थोड़ा सा करंट अपॉइंटमेंट्स की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देन नैनो बनाना एआई प्लेटफॉर्म, एआई प्लेटफॉर्म किसका है ये क्वेश्चन आता है। नए नए एआई प्लेटफॉर्म्स जो लॉन्च होते हैं उसके बारे में यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहां पे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। विच नेवल स्टेशन वॉज कमीशनड इन गुरुग्राम 2025, तो आईएनएस अरावली की बात करेंगे। ये नेवल स्टेशन गुरुग्राम में रिसेंटली क्रिएट किया गया है फॉर ट्रेनिंग पर्पजेस, इसको बनाया गया है।
क्वेश्चन नंबर 72, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन सेबी 25 करोड़। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस ये नॉर्मली आरबीआई के अंडर का भी एक कंसेप्ट आता है और ये सेबी के अंदर भी ऑब्वियसली ये सिचुएशन रहेगा। देन 73, हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स सरदार पटेल साहब के टाइम पे 562। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बेस्ड क्वेश्चंस यहां पे था। क्वेश्चन नंबर 74 अगेन करंट ओरिएंटेड था तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डेली बेसिस वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था। देन क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। 10,000 करोड़ की यहां पे बात करेंगे, 10,000 करोड़ का यह है। 2006 में इस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया। क्वेश्चन नंबर 76, स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट राइस प्रोडक्शन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। वेस्ट बंगाल की बात की जाती है। वेस्ट बंगाल इज द हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन आवर कंट्री। के क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ जाते हैं। What is the approximate per day gross transaction volume of India's capital market as per the latest data? 3 lakh crore के gross transaction volume in India's capital market and that is the major factor over here. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। Approximate number of महारत्ना कंपनीज इन इंडिया। सो 14 नंबर महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, ऐसी 3 कैटेगरीज है। मिनी रत्ना के अंदर भी 1 और 2 इस तरीके से कंसेप्ट हमारे पास आता है। देन थेवा आर्ट इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? राजस्थान। ये मैं जनरल करंट अफेयर्स में ये चीजें डिस्कस करता हूं कि कोई आर्ट फॉर्म के बारे में अगर न्यूज चल रही होगी तो हमें पता होना बहुत जरूरी है। एंड स्लाइस इज द फर्स्ट यूपीआई पावर्ड फिजिकल ब्रांच इन इंडिया। तो स्लाइस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो गाइज ये है 80 क्वेश्चंस जो पूछे गए थे हमारे लास्ट ईयर के आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 के जीए के पेपर में। दैट्स इट। हम 2024 का भी पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।